कई महीने बीत जाने के बाद एक दरोगा अपने गांव जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। ऐसी मुलाकात करने के बाद उसे याद आता है कि किसी को कुछ पैसे भेजने हैं। तभी वो अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती है। इसलिए वो अपनी पत्नी से मोबाइल मांगता है। पत्नी मोबाइल देने से शुरुआत में तो इनकार करती है, लेकिन जब पति मांग रहा था तो आखिरकार उसको मोबाइल देना ही पड़ा। जब मोबाइल देखता है, देखते हुए कहता है कि एक भी यूपीआई चल नहीं रहा है, आखिरकार क्या मामला है? तुम हमेशा ही अपने मोबाइल से यूपीआई को डिलीट कर देती हो। यूपीआई मतलब जैसे क्या फोन पे होता है, गूगल पे होता है, या इसी तरह से पेटीएम होता है। अक्सर जो पैसे पति भेजता है वो इसी तरह से यूपीआई के माध्यम से ही भेजा करता था, लेकिन पत्नी के मोबाइल में जब नहीं चल रहा था तब वो जिद करने लगता है कि तुम इस मोबाइल में ये डाउनलोड करो और चालू करके दो, मुझे कुछ देखना है, मुझे किसी को कुछ भेजना है। जब दरोगा ने अपनी पत्नी से जिद की तो आखिरकार पत्नी को जिद के आगे झुकना पड़ा और वो डाउनलोड करने के बाद आखिरकार ट्रांजैक्शन वगैरह कर ली जाती है। अब जो पति होता है वो यही सोच रहा था कि मैं जब भी आता हूं तब ये जो एप्लीकेशन है वो हमेशा डिलीट हो जाती हैं। आखिरकार माजरा क्या है? तब पति ने अपने स्तर से, क्योंकि वो दरोगा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी तैनाती होती है, तो उसने जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि पत्नी के नाम लगभग बैंकों में 10 खाते होते हैं और इन 10 खातों की जब ट्रांजैक्शन देखी जाती है तो उससे पता चलता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है। अब ऐसी स्थिति में दरोगा की सांसें अटकी की अटकी रह जाती हैं। दरोगा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतने सारे पैसे का लेन देन ये महिला कहां कर रही है, क्या कर रही है। अब दरोगा का दिमाग पुलिस वाले की तरह घूम जाता है। अब उस दरोगा ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ जांच बैठाई तो पता चलता है कि उसकी तो पहले से भी कई शादियां हो चुकी हैं। इसी हिसाब को देखते हुए दरोगा अपनी पत्नी को देखते हुए, उसके चाल चलन को देखते हुए घबरा जाता है और सीधा बड़े अधिकारी के पास जाकर हाथ जोड़ते कहता है कि साहब मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अब वो दरोगा की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गई है। अब उस दरोगा की कहानी जो सामने आती है, साथ ही कहानी उस दुल्हन की भी आती है जिस दुल्हन ने इस तरह की बात की है। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लोग सोचने पर मजबूर हैं कि दरोगा सच बोल रहा है या दुल्हन सच बोल रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास। 25 नवंबर 2024 की बात है। ये एक महिला जाती है। शुरुआत में वो थोड़ा जोर जोर से बोल रही थी। वहां पर आसपास में भी काफी सारे लोग थे। जैसे ही वो जोर जोर से बोल रही है तो इसी आवाज को सुनने के बाद आसपास के लोगों का ध्यान उस महिला की तरफ केंद्रित होता है। जब महिला की तरफ ध्यान केंद्रित होता है, वहां पर कुछ पत्रकार भी होते हैं। पत्रकार भी आते हैं और आकर कहते हैं कि बहन जी क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से बोल रही हो, क्या बात है? जैसे पत्रकार का माइक देखा उस महिला ने रोना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक पत्रकार था, देखते ही देखते कई पत्रकारों का भी हुजूम लग जाता है और उस भीड़ पर, उस मीडिया को देखने के बाद उस महिला ने जो रोते रोते अपनी कहानी बयां की है, तो उस कहानी को सुनने के बाद हर किसी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग सोचने लगे कि आखिरकार इसका पति कितना जालिम इंसान है। दरअसल वो बताती है कि 17 फरवरी 2024 को उसकी शादी होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है बीबी नगर, उसी का ही गांव लगता है मंगला अग्रसेन। मंगला अग्रसेन के रहने वाले आदित्य कुमार लोचब, जो कि 2019 बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती हुए थे। और ये जो लड़की है, ये महिला है जिसका नाम दिव्यांशी चौधरी होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक जगह लगती है मवाना थाना क्षेत्र के ही इलाके में इस महिला का घर होता है। दरअसल शादी के बाद से इसका पति इससे बातचीत नहीं करता था। लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। ना तो पति से मुलाकात होती है, ना ही पति बातचीत करता है, ना फोन करता है, ना ही आता है। अब ये महिला थोड़ा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने पति के संपर्क साधने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो उससे अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अब इस महिला ने परेशान होने के बाद ये उच्च अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इस महिला ने अपने पति के खिलाफ, हालांकि ये एक सामान्य महिला होती है, हालांकि पढ़ी लिखी होती है, उसने बीएड किया है और भी उसने पढ़ाई की है, लेकिन अपने ही पति की जब गोपनीय जांच करती है तो इसकी जांच में यह आता है कि जो उसका पति है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे अकाउंटों पर वो सक्रिय रहता है। और वहां सक्रिय रहने के बाद कुछ ऐसी महिलाएं जो जरूरतमंद होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं लड़कियों के इस संपर्क में आने के बाद उनसे दोस्ती बनाता है। दोस्ती बनाने के बाद उनसे नजदीकियां बनाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उनकी फोटो, उनकी वीडियो बनाने के बाद उनको लगातार ब्लैकमेल करता है। इस तरह की बात जब इसकी पत्नी को पता चलती है तो ये पत्नी सीधा थाने जाती है, जो कि संबंधित थाना होता है बीबी नगर का। वहां जाने के बाद शिकायती पत्र देती है, लेकिन वो दरोगा होता है तो पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब पत्नी करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। इसके बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है उस दरोगा की, उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक ग्वाल टोली पुलिस स्टेशन होता है, उसमें तैनाती होती है। वो महिला सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जाकर अपने पति की सारी करतूतें बताती है, लेकिन पुलिस को यकीन ही नहीं होता और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिरकार महिला करे तो क्या करे,
तभी जाकर उसने 25 नवंबर 2024 की सुबह कानपुर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाकर जब उसने जोर जोर से बोलकर रोकर अपनी कहानी मीडिया के सामने बयां की तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले कि कहानी लोगों तक पहुंच पाती, दरोगा की भी एंट्री इस कहानी में अचानक ही हो जाती है। दरोगा आता है और दरोगा आने के बाद बताता है कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का वो निवासी होता है। पिता को कैंसर होता है, मौत हो जाती है। मां की भी कैंसर से मौत हो जाती है। अब सिर्फ गांव में उसका भाई है। गांव के ही एक ताऊजी होते हैं। ताऊजी ने कहा कि मवाना के पास एक लड़की रहती है, यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारी शादी की बात करें। शादी हो जाती है 17 फरवरी 2024 को। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। पति जब जब मौका मिलता था आता था अपनी पत्नी के पास। इसी बीच में उसको पता चलता है कि इसके जो पत्नी है उसके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, जैसे क्या फोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन करने वाली, पैसे के लेन देन वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनको उसने पहले देखा तो उसके मोबाइल में नहीं थी, लेकिन पत्नी जब पैसे लेती है तो इन्हीं के माध्यम से लेती है। दूसरी बार उसकी नजर उसके मोबाइल पर पड़ती है तो तब भी डिलीट थे। आखिरकार चुपके से गोपनीय रूप से अपनी पत्नी की जांच की तो पता चलता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन इसके मोबाइल से, इसके खातों से हो रहा था। लगभग अलग अलग बैंकों में 10 खाते होते हैं। अब पति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है किसी गलत महिला से उसकी शादी हो गई हो। तब उसने अपने जो पुलिस के सूत्र थे, जो जांच पड़ताल थी, जिस तरह से पुलिस वाले जांच करते हैं, तो वो अपने ही घर में दरोगा बनकर अपनी ही पत्नी की जांच करना शुरू कर देता है। और पहली मामला सामने आता है। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में तैनात होता है एक दरोगा जिसका नाम प्रेमराज पुष्कर होता है। उस दरोगा की कहानी निकल के सामने ये आती है कि दरोगा ने इस महिला को पहले तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ उसने बलात्कार किया, उसका वीडियोग्राफी की और वीडियोग्राफी के आधार पर लगातार कई साल तक ऐसे ही बलात्कार करता चला जाता है। जब इस महिला ने कुछ अपनी शिकायत वगैरह की तब जाकर इनकी शादी वादी भी हो जाती है और शादी हो जाती है। इस तरह का जो इसमें आरोप लगाया जाता है। अब ये 161 के बयान होते हैं थाने में। जब इस महिला के 161 के बयान होते हैं तो जो इसने एप्लीकेशन दी थी, जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसी प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, बयान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जब मेडिकल होता है तो डॉक्टर को भी वही कहानी सुनाई जाती है जो थाने में सुनाई थी, जो 161 के बयान में सुनाई जाती। अब 164 के बयान होते हैं और वो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तो पता चलता है कि जो बयान उसने अभी तक दिए हैं उन बयानों से वो पलट जाती है। ऐसा दरोगा की जांच में आता है और वो कहती है कि उसने परिवार और कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपने पति से इस तरह से उसने शिकायत की है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दरोगा से इसने संपर्क करने की कोशिश की, दरोगा ने, जो वर्तमान में आदित्य होता है, उस पुराने वाले दरोगा से, तो पता चलता है कि प्रेम विवाह कर लिया जाता है, लेकिन उसे जेल तक जाना पड़ता है। आखिरकार जांच यहीं पर नहीं थमती, जांच वो और अपनी स्तर से आगे बढ़ाता है। 4 अगस्त 2021 को मेरठ के गंगानगर थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उस प्रार्थना पत्र में कहा जाता है कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। नाम लगाया जाता है आशीष राज का, दूसरा अमित गुप्ता होते हैं। आशीष राज हस्तिनापुर के पीएनबी बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। साथ ही अमित गुप्ता वो मेरठ के मवाना के एक बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। इन दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के बाद 4 तारीख को शिकायत होती है, 5 तारीख को समझौता हो जाता है। कुछ वक्त जब बीत जाता है तो 21 अगस्त 2021 को वो अपने कपड़े लेकर थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद कहती है कि साहब देखो मेरा बलात्कार हुआ है। वहां रोना पीटना गिड़गिड़ाना इस तरह से पुलिस ने देखा माहौल, तो आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और आईपीसी की धारा 376, 120 साथ ही 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस महिला ने बताया जाता है कि लगभग 4 शादियां वो कर चुकी है, 2 बैंक मैनेजर से, दरोगा से, फिर एक और दरोगा से। 4 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से 2 मामलों में शायद इसने कोर्ट में अपने बयान से पूरी तरह से पलट जाती है। अब जैसे ही इस महिला की पोल खुलती है, ऐसा दरोगा का आरोप लगता है कि जब इसकी पोल खुल जाती है तो दरोगा इससे बचने की कोशिश कर रहा था, इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरोगा बहुत बुरी तरह से डर जाता है, सहम जाता है कि पहले वाले मामले में जेल जाना पड़ा था। अब दरोगा को ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा ना हो कि उसे भी जेल जाना पड़े, उसकी भी जिंदगी खराब ना हो जाए। इसके पीछे भी कुछ ऐसे लोग लग जाते हैं। दरोगा के लोकेशन कहां पर है, दरोगा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत करता है, पल पल की जानकारी उस महिला ने रखना शुरू कर दिया। अब इस हिसाब से उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो महिला कहती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है, 1 करोड़ रुपए दे दो और अपनी जान छुड़ा लो। जब दरोगा ने 1 करोड़ रुपए की बात सुनी तो वो भी जाकर कमिश्नर पुलिस के सामने जाकर रोना शुरू कर देते हैं। अब रोते रोते अपनी कहानी बयां करते हैं। मीडिया वालों का जब जमघट लग जाता है, दरोगा को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, दरोगा जब पूरी कहानी सुनाते हैं तो दरोगा की कहानी सुनने के बाद मीडिया को भी लगता है अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों ही रो रो कर अपनी कहानी सुना रहे थे, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। हालांकि इस मामले की जांच एडीसीपी अमिता सिंह को दी गई है। अमिता सिंह इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। साथ ही
डीसीपी सेंट्रल जो कानपुर के हैं दिनेश त्रिपाठी, वो कहते हैं कि दरोगा ने जो हमें अभी कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि दुल्हन ही लुटेरी है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इनमें से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह से खबर आती है तो उस खबर से लोग बड़े भौचक्के रह जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इस दरोगा को तो बख्श दिया होता जिसकी मां और जिसके पिता दोनों ही कैंसर से मर चुके हैं, परिवार में शायद कोई बच्चा भी नहीं है, जैसे तैसे शादी की भी होगी और शादी होने के बाद जब उसे पता भी चला होगा तो शायद इस महिला को तब अपने आप को बदल देना चाहिए था। लेकिन जब महिला की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दरोगा न जाने कितनी महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना चुका है, कितनी महिलाओं का उनका शोषण कर चुका है, कितनों की वीडियो बनाकर उनको वायरल करने की कोशिश कर रहा है। महिला का यह भी आरोप लगाती है कि जो उसकी पूर्व जिंदगी के बारे में इसको जो पता पहले चल जाता है, इसलिए उसने अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए कुछ इस तरह की कहानियां रची हैं जिस तरह से ये बदनाम हो सके। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही कहानी स्पष्ट हो सकेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज साउथ कोरिया के रहने वाली हैं वान्या चौधरी, साथ ही समीर हैं, आज इनका जन्मदिन है। वो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बुलंदशहर के रहने वाले हैं जावेद अली खान और उनकी पत्नी है शुभी। 28 नवंबर को उनकी शादी की सालगिरह होती है, उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गुरदीप सिंह है अहमदगढ़ से, छगन गोरा हनुमानगढ़ से, नुकुल प्रसाद मौर्य जयप्रकाश सिंह अराहा से, प्रशांत झा नासिक से हैं, नीतू चौधरी, अशरफ खान, नीलम, अनिल हसमुख, पीयूष तिवारी, उमा राजपूत, यूसुफ खान, सुरेंद्र सिंह, साबिर अंसारी, तालीम खान, वसीम खान, नारायण दास प्रजापति, प्रीति श्रीवास्तव, दिलशाद मलिक, मोहसिन अली, बंटी कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।